हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। मेरा गला थोड़ा ख़राब है जिस वजह से आपको वॉइस का इशू फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई वर्ड समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर कर दूँगी। तो एनी हाउ, हम लोग बात कर रहे थे एज ऑफ सेंसिबिलिटी की, एज ऑफ जॉनसन की। हमने डिस्कस किया था इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि रीज़न, सेंसिबल व्यूज़ जो थे और ओरिजिनल जीनियस थे, उन्होंने इस टाइम के लिटरेचर को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, इस एज को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सैमुअल जॉनसन थे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। फर्दर इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है, एज ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ पे इसको प्री रोमांटिक एज या रोमांटिक रिवाइवल की एज भी कहा जाता है। और ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है दो एजेस के दरमियान में, यानी एज ऑफ पॉप और रोमांटिक एज, इन दोनों के दरमियान में हम लोग को इसके अंदर क्लासिकल के ट्रेसेस भी नजर आते हैं और प्री रोमांटिक ट्रेसेस भी नजर आते हैं। इस एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सेलियन फीचर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हमारा लेक्चर है पोइट्री के बारे में कि इस एज में पोइट्री कैसे प्रोड्यूस की गई, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सो ऑन। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पोइट्री और पोइट्स का हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। क्लियर? अब बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जो एज है बेसिकली इसको सेंसिबिलिटी की एज भी कहा जाता है। एक ट्रांजिशनल पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो 1744 से 1784 तक रहा। लेकिन ये अगर हम बात करें कि प्रॉपरली एंड कब हुआ, तो 1798 में प्रॉपरली एंड हुआ था क्योंकि उस टाइम पीरियड पे लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन हुई थी और उसकी पब्लिकेशन के साथ ही हमारे पास जो रोमांटिक एज है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे रीजन से इमोशन की तरफ ट्रांजिशन क्या हुआ। अर्ली न्यू क्लासिकल इन्फ्लुएंस, मतलब पोइट्री में कैसे डेवलपमेंट आ रही है, कैसे ट्रांजिशंस आ रही हैं, कैसे चेंजेस आ रही हैं। तो स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि जो पोइट्री थी उसमें हम लोग को जो एनलाइटमेंट की वैल्यूज थी वो नजर आती थी। एम्फेसाइज था रीजन के ऊपर, विट के ऊपर, बैलेंस के ऊपर। देन राइज ऑफ सेंसिबिलिटी, जैसे एज प्रोग्रेस हुई, टाइम आगे गुजरता गया, हम लोग को इमोशन के ऊपर, सेंटिमेंटलिटी के ऊपर न्यू एम्फेसाइज नजर आया। ठीक है, और जो ये इमोशन और सेंटिमेंटलिटी के ऊपर जो न्यू एम्फेसाइज था, इसको सेंसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो सेंसिबिलिटी क्या हुआ, बिगेन टू इमर्ज। और इससे क्या हुआ कि जो रोमांटिक एज थी उसके लिए रास्ते बनना शुरू हो गए। ठीक है, इट पेव द वेज फॉर द रोमांटिक एज, क्योंकि हमें पता है रोमांटिक एज में इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसिबिलिटी, इन सब के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है। और क्योंकि ये एज प्री रोमांटिक एज भी है, प्री रोमांटिक एज मीन्स कि रोमांटिक एज के ट्रेसेस नजर आना है इस एज के अंदर। ये एज जो है एक कॉज बन रहा है रोमांटिक रिवाइवल का ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इसके अंदर सेंसिबिलिटी का राइज भी नजर आता है। क्लियर? फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, शिफ्टिंग फॉर्म्स एंड फोकस। जो न्यू क्लासिकल फॉर्म्स थी जैसे कि सटायर हो गया, हेरोइक कपलेट हो गया, पेस्टोरल पोएम्स हो गया, पोइट्स इनिशियली उनको ही फॉलो कर रहे थे। बाद में न्यू एक्सप्लोरेशंस हुई, जैसे कि जो पोइट्स थे उन्होंने बैलेट और पेंटारिक ऑड का यूज करना शुरू कर दिया था। पेंटारिक ऑड बेसिकली ओल्डर फॉर्म थी इसकी पोइट्री की, इन्होंने इसको रिवाइव किया, यानी कि ओल्डर फॉर्म को भी रिवाइव किया गया और न्यू फॉर्म्स भी हमारे पास आने लग पड़ी। फिर नेचर पोइट्री, जो नेचर है वो रिकरिंग थीम बन गया था इस टाइम पीरियड पे, लेकिन इसमें रैशनल पोर्ट्रेल्स की बजाय, जो कि अर्ली पीरियड में था, ऑर्डरली मैनर की बजाय फोकस किया जाता था इमोशनल और मेलनकॉलिक एस्पेक्ट्स पे। जैसे कि आपने देखिए जब हम आगे रोमांटिक एज पढ़ेंगे उसमें भी ये इमोशनल और मेलनकॉलिक एस्पेक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस टाइम पीरियड पे भी मेलनकॉलिक, ठीक है, किसी के दुख, ग्रीफ, गम, इमोशंस, इन सबको देखना, ऐसे के एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं मेलनकॉलिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यही हम लोग को ट्रेसेस इस टाइम पीरियड पे नजर आने लग पड़े थे, यानी कि जॉनसन की एज के अंदर ही। और जो पोइट्री का पर्पस था वो क्या, मोरल पर्पस। और यहाँ पे क्या, द बिलीव दैट लिटरेचर शुड सर्व अ मोरल पर्पस रिमेन्ड इम्पोर्टेंट, अपनी इम्पोर्टेंस रखता था। लेकिन यहाँ पे एक शिफ्ट थी, क्या, पर्सनल एक्सपीरियंस को, इंडिविजुअल इमोशंस को एक्सप्लोर करने की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाया गया था। एंड देन सोशल कमेंट्री कंटिन्यू थी, इस टाइम पे भी सोशल कमेंट्री के ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन एक फोकस किसके ऊपर आ गया था, मैनर्स के ऊपर।
मिडिल क्लास के ऊपर फोकस कर रहा है कि मिडिल क्लास जो है कैसे इमर्ज हो रही है, उनके क्या मैनर्स है, क्या स्टाइल है, इनकी ग्रोथ के ऊपर भी फोकस था। क्लियर? तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे कि मोरल पर्पस क्या था, सोशल कमेंट्री कैसे चल रही थी, क्या ट्रांजिशन आई, क्या फॉर्म्स ली गई थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो है सैमुअल जॉनसन। इनको प्रोटैगोनिस्ट ऑफ क्लासिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इस एज का नाम रखा गया था। इनको ओलिवर गोल्डस्मिथ ने काफी सपोर्ट किया था। यानी कि ये जो सैमुअल जॉनसन है और जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इनका जो राइटिंग का टच है वो क्लासिकल टच ही रहता है हम लोगों को। इनके राइटिंग के अंदर हम लोग को रोमांटिक टच नजर नहीं आता, यानी कि रोमांटिसिज्म की इतनी बात नहीं करते, क्लासिज्म को ही डिस्कस करते हैं राइटिंग के अंदर। और उसके अलावा जो हमारे पास है वो है जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, जेम्स मैकफरसन, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, जॉर्ज क्रैबल। ये वो पोएट्स जो कि रोमांटिक पोएट की कैटेगरी के अंदर भी फॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल्ड राइटिंग से नेम लिखे हैं ना, इन पोएट्स की जो राइटिंग है वो रोमांटिक लर्निंग को शो करती है। और ये वो पोएट ऐसे पोएट है जो कि रोमांटिक रिवाइवल का कोज बने, इन्हीं की बेस पे हमारे पास रोमांटिक एज आई। यानी हम इनको कहते हैं प्री रोमांटिक पोएट्स या प्री रोमांटिक राइटर्स, जो कि रोमांटिक एज के अंदर भी फॉल करते हैं, या प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल भी हम कहते हैं। अब यहाँ मैंने क्लासिसिज्म की बात की, रोमांटिसिज्म की बात की कि जो सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर स्मिथ, गोल्डस्मिथ है, कि क्लासिसिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पोएट जो है वो रोमांटिसिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में फर्क क्या है, ये कैसे की पोएट्री है, तो देखते हैं हम। तो जो क्लासिसिज्म है ना, ये मेनली प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस का, और इसमें इमोशन और इमेजिनेशन का बहुत कम यूज किया जाता है। लेकिन रोमांटिसिज्म, उसमें इमोशन की बात की जाती है, पैशन की बात की जाती है, और जो इमेजिनेशन है वो एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक। अब क्लासिसिज्म की जो पोएट्री है वो टाउन से कंसर्न रखती है, जबकि रोमांटिसिज्म की पोएट्री नेचर और रस्टिक लाइफ दोनों को डिस्कस करती है। क्लासिसिज्म के अंदर हम लोगों को मिस्टीरियस चीजों के लिए कोई लव नजर नहीं आता, सुपरनेचुरल, और ना ही पास के लिए हम लोगों को कोई भी लॉन्गिंग नजर आती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंट्री, जो रोमांटिसिज्म है उसमें हम लोगों को रोमांटिक स्पिरिट नजर आता है, जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हैं, जो सुपरनेचुरल ऑब्जेक्ट है, सॉरी, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैं, जो डिम पास्ट है, उन सब के बारे में हम लोग को लव नजर आता है, यानी कि उनसे क्लोज एसोसिएशन नजर आती है हम लोगों को। क्लासिज्म का स्टाइल फॉर्मल था, आर्टिफिशियल था। रोमांटिसिज्म बिल्कुल ऑपोजिट, ये क्या करते हैं, ये सिंपल और नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पे एम्फसाइज करते हैं। क्लासिज्म के अंदर क्लोज्ड कपलेट का यूज किया जाता है, जबकि रोमांटिसिज्म में जो क्लोज कपलेट की सुपरमेसी थी उसके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, और जितने भी किस्म के मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स थे उनको एम्फसाइज किया गया, उनको इनकरेज किया गया। क्लासिज्म फंडामेंटिकली डायडेक्टिक, यानी कि मोरालिटी प्रीच करने के पर्पस से लिखी जाती थी, जबकि जो रोमांटिक पोइट्री थी इसका जो ऑब्जेक्ट था डायडेक्टिक था, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन जो थे वो राइटर अपने अपने ओन के लिए, अपने लिए यूज करता था, मतलब राइटर के अपने एक्सप्रेशंस, उसके अपने एक्सपीरियंस मैटर करते थे। ठीक है, अब क्लासिज्म के अंदर इंसिस्ट किया जाता है राइटर को कि उसने जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं उन्हीं को ही फॉलो करना है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मतलब इमिटेट करते अपने राइटिंग को लिखना है, प्रोड्यूस करना है। लेकिन रोमांटिक के अंदर लिबर्टी है, पोएट को जैसा चाहे लिखे, जो चाहे लिखे, जो थीम लेना चाहे वो ले ले, जिस मैनर में लेना चाहे वो लिख ले। ठीक है, तो ये क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म। ठीक, इस पोइट्री के क्या फीचर्स थे हमने देख लिया। इस पोइट्री के अंदर जो क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म की बात की जा रही है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, उन पोइट्स के हम लोगों ने नेम भी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन पोइट्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गला खराब होने की वजह से आपको पॉइंट्स कोई भी क्लियर ना हो, समझ ना आए हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।